dear students of class 10. Today I am teaching here chapter Nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में चर्चा कर रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो डिफरेंट एरिया में उनका डिफरेंट मीनिंग यहाँ के इंडियन पीपुल निकाल रहे थे। जैसे कि टाउन एरिया में हम देखे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो अपोजिशन हो रहा था, विरोध हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन कंट्री साइड में इसका जो अपोज हो रहा था, विरोध इंडियन पीपुल कर रहे थे, पीजेंट्स लोग कंट्री साइड में खास करके कर रहे थे, तो वहाँ के मनी लेंडर या जमींदार के अगेंस्ट में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट लोग कंट्री साइड में डायरेक्ट इंडियन पीपुल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं कर रहे थे। वहाँ डायरेक्ट लोग जमींदार या मनी लेंडर, क्योंकि मनी लेंडर और जमींदार के द्वारा उनका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट, एक्सप्लॉयटेशन देखा गया था। और फिर इसमें हम देखे थे कि ट्राइबल्स लोग, पीजेंट्स लोग का तो अलग था। ट्राइबल्स लोग खास करके हम देखे थे कि आंध्र प्रदेश में गॉर्डन हिल्स के पास जो ट्राइबल चीफ एल्यूरी सीताराम राजू के द्वारा जो किया गया था, वो उनके फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी थी उनका वो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे थे और फॉरेस्ट को एज ए रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित कर दिए थे। तो वो लोग अपना उस लैंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उस चीज का अपोजिशन करते हैं, अपोज करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्वराज इन प्लांटेशन में क्या, तो स्वराज इन प्लांटेशन में टी गार्डन में रहने वाले जितने भी प्लांटर्स थे, वो सारे प्लांटर्स को वहां पे छुट्टी नहीं दी जाती थी और रेयरली कंपनी के आदेश पर ही कभी कभी वो लोग विशेष परिस्थिति में छुट्टी मिलती थी। तो वो लोग स्वराज का एक अलग तरह से मीनिंग लगा रहे थे कि स्वराज का मतलब होता है कि टी गार्डन को छोड़कर अपने घर को जाना। तो वो लोग टी गार्डन को छोड़कर अपने घर को जाते भी हैं और रास्ते में पुलिस के द्वारा बुरी तरह से उनको पिटाई भी किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विभिन्न जगहों पे उसका एक अलग मीनिंग दिख रहा था। और लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब ये मूवमेंट बहुत वायलेंट हो जाती है, तो गांधी जी 1922 में यानी 1922 में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का ऐलान करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है आपको गोरखपुर, उसमें चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस के साथ रिवोल्यूशनरीज की मुठभेड़ हो जाती है और जितने भी वहाँ के रिवोल्यूशनरीज थे वो एक थाने में आग लगा देते हैं। तो बहुत सारे पुलिस वहाँ पे जल के राख हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद अब यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, वो लीडर्स अब नेक्स्ट क्या इस इंडियन पीपुल के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेप उठाया जाए, ये लोग सोच रहे थे। तो उसी में है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ। तो इस पे है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 में द सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविंशियल काउंसिल। ये लोग प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शन के थ्रू इसमें घुसना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में इलेक्शन के थ्रू जीत करके मेंबर के थ्रू अगर इसमें हम घुसते हैं, सरकार का हम अपोज कर सकते हैं। जब उसका हम लोग मेंबर बनेंगे तो लॉ के फॉर्मेशन में हम अपने वेलफेयर की चर्चा वहां पे कर सकते हैं। तो ये था यहाँ के कांग्रेस लीडर का कहना। हर लीडर का ये कहना नहीं था, सिर्फ यहाँ के कांग्रेस लीडर लोग ऐसा सोच रहे थे और वो लोग
प्रोविंशियल कांग्रेस काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे थे। काउंसिल का यानी इलेक्शन भी होती है। इलेक्शन के बाद हम देखे थे कि वहाँ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन वहाँ जो इलेक्शन हुई थी उस इलेक्शन में बहुत कम ही लोग वोट डालने गए थे, यानी कि वोट में बहुत कम ही लोग शामिल हुए थे, ओनली 1% पीपल। जब 8% पीपल ही इसमें वोट डालने गए थे तो इसका मीनिंग हो गया कि नहीं के बराबर ही लोग इस प्रोविंशियल काउंसिल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी सिर्फ कांग्रेस लीडर थे वही सोच रहे थे कि प्रोविंशियल काउंसिल का फॉर्मेशन इलेक्शन के थ्रू हो। अब इधर के जो कुछ लीडर हैं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं और स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन के जरिए अब इंडियन पीपुल के डिमांड को वो लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी आते हैं आपको मॉडरेट लीडर में, जो आगे असर्टिव लीडर थे, असर्टिव लीडर में थे, बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और CR दास को मॉडरेट लीडर कहा जाता था। दोनों मॉडरेट लीडर और असर्टिव लीडर दोनों आपको रिवोल्यूशनरीज ही हैं, बस सिर्फ अंतर है कि मॉडरेट लीडर यानी नरम दल को हम लोग कहते हैं और गरम दल को हम लोग कहते हैं असर्टिव लीडर। तो मॉडरेट लीडर के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करवाया गया, लेकिन जो गरम दल के यानी कि असर्टिव लीडर थे वो लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वराज के स्थान पे मुझे क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कहीं से भी ब्रिटिशर्स का डोमिनियन स्टेटस मुझे नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम एक और सिचुएशन यहाँ पे देखे थे कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो चूंकि पहले से ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इस तरीके से रूल का रेगुलेशन हो रहा था ताकि यहाँ के इंडियन पीपुल को अधिक से अधिक गरीब बनाया जा सके, यानी उनको उनके अंदर पॉवर्टी को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स इंक्रीज करके मनी को कहाँ ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू कहाँ भेज रहे थे, तो इंग्लैंड भेज रहे थे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाने से यहाँ का हर एक चीज़ का क्या होता है, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर देते हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिनके चलते यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डिप्रेशन छा जाती है। कहीं फसल बर्बाद हो जाती है ड्रग्स के वजह से या फ्लड्स की वजह से, या कहीं फसल होती भी है तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, एक्सपोर्टेशन, जिनके चलते पीजेंट्स को सही दामों पे वो फसल को वो बेच नहीं, अनाज को वो बेच नहीं पा रहे थे, जिनके चलते यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डिप्रेशन छा गई थी। इसलिए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड economic depression as the demand for agricultural goods fell and export declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. यानी कि सही दाम पर वो लोग अपने फसल को, अपने अनाजों को बेच नहीं पा रहे थे, जिनके चलते वो रिवेन्यू को भी पे नहीं कर रहे थे। अब सारे इंडियन पीपुल एक तरह से जगह जगह पे रिवोल्यूशन होना शुरू हो गए हैं, आक्रोशित होकर के रिवोल्यूशन को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सिचुएशन को सप्रेस करने को सोच रही थी और उसके बाद दिसंबर 1927 में सर जॉन साइमन के द्वारा इंग्लैंड में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया ताकि इस सिचुएशन पे काबू किया जाए, क्योंकि ये लोग तो फुल इंडिपेंडेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे काबू पाने के लिए वहां पे दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये साइमन कमीशन जो इंडिया आती है वो आपको 1928 में आती है, यानी कि सो द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 to look into the
फंक्शनिंग ऑफ द काउंसलिंग सिस्टम, काउंसिल के सिस्टम को सही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रदान करने के लिए ये साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है 1928 में, ताकि यहाँ जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को बंद किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे मेंबर आपको इंडियन मेंबर नहीं थे, वो सारे ब्रिटिशर्स मेंबर थे, यानी उसमें एक भी इंडिया के मेंबर नहीं थे, सारे क्या थे, ब्रिटिश मेंबर थे। तो जब उसमें सारे ब्रिटिश मेंबर थे तो वो इंडिया के डिमांड को वो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों का तो लैंग्वेज में भी अंतर है, उनका लैंग्वेज इंग्लिश है, हम लोग का लैंग्वेज, इंडियन पीपुल का लैंग्वेज हिंदी है, तो वो कैसे इंडियन पीपुल के डिमांड को समझ पाते। इसीलिए ये यहाँ के जो इंडियन पीपुल थे, सो द इंडियन पीपुल was greeted Simon with the slogan "Go back, Simon"। इसीलिए यहाँ के जितने भी इंडियन पीपुल थे वो उनका स्वागत करते हैं "Go back, Simon" कि साइमन गो बैक। और इस यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, यहाँ जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे, इस प्रोटेस्ट में इंडिया के सारे एसोसिएशन एक साथ मिले हुए थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस के लीडर हो, जितने भी यहाँ पे ऑल मेंबर्स आर यूनाइटेड इन दिस प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में सारे इंडियन जो एसोसिएशन थे मिल करके इन सब का अपोज कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट के सामने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अब एक चुनौती थी कि इन लोगों के आवाज को किस प्रकार बंद किया जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट जगह जगह शुरू हो चुके थे। अब गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। तो इन एन इफोर्ट टू विन, इस इफोर्ट को जीतने के लिए देन लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे लॉर्ड इरविन के द्वारा, चूंकि उस समय ये लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा एक वेग ऑफर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी को कोई चीज मैं बोल देती हूँ, बाद में हम पूरा करें अथवा नहीं करें, तो इसको कहते हैं वेग ऑफर। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स का ये कहानी तो शुरू से ही चलते आ रही थी कि बार बार उस डिमांड को पूरा करने, फुलफिल करने का अनाउंस कर देते, लेकिन बाद में उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं करते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ ए वेग ऑफर, यानी कि एक तरह से इस प्रोटेस्ट को इंडियन पीपुल किसी तरह से बंद कर दे, इसीलिए यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की ये लोग देने की चर्चा कर रहे थे। अब समझेंगे यहाँ पे कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं हम लोग कि ऐसा स्टेटस जो कि इंडिया के लिए कि आप फ्री रूप से यहाँ का गवर्नमेंट में जो गवर्निंग का काम है वो आप कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रह के ये सारा काम करना पड़ेगा। भले ही आप सारे इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो इंडियन मेंबर ही रहेंगे आप, लेकिन फिर भी आपको ब्रिटिश क्राउन के अंदर रह करके ही आपको ये सारे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ के जो असर्टिव लीडर थे वो इस चीज को मानने को कभी तैयार नहीं हो रहे थे कि ये वेगपूर्ण, यानी ये वेग ऑफर जो डोमिनियन स्टेटस की ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हो ना सके, बाद में हम लोग के इंडिपेंडेंस को ये लोग फिर बाधित कर दें। इसीलिए यहाँ पे जितने भी असर्टिव ग्रुप के लीडर थे इस डोमिनियन स्टेटस को एक लॉलीपॉप की तरह ले रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस became more assertive in December 1929। इसीलिए दिसंबर 1929 में
इन यानी कि जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में ही कहा गया कि कांग्रेस का जो डिमांड था वो था आपको पूर्ण स्वराज का, कि मुझे क्या चाहिए, तो पूर्ण स्वराज इनकी अध्यक्षता में डिक्लेयर किया गया। और इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी 1930 को फुल इंडिपेंडेंस डे इनको घोषित किया जाए, यानी उसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी 26 जनवरी को ये डेट, जिस दिन आपका संविधान का एडॉप्टेशन होता है, तो वो डेट है 26 जनवरी। तो इसी डेट को याद अमर बनाने के लिए ही 26 जनवरी को संविधान को इसी दिन लागू किया गया था। तो लेकिन बाद में अब इसी में महात्मा गांधी जी अब एक तरह से अलग तरह से मूवमेंट को करना चाह रहे थे, जिनको कहते हैं हम लोग सीडीएम मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे चूंकि सारे लीडर यूनाइट हैं, मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस के लीडर हो, असर्टिव या मॉडरेट, जितने भी सारे लीडर थे सब यूनाइट थे, और यूनाइट होकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का आह्वान किए थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाने का आह्वान किए थे, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज का जो HW है, आप इसका 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।